अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शमाइला हनीफ है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी फातिमा मोइन हॉस्पिटल लाहौर में काम कर रही हूँ। आज की जो वीडियो है वो एडोलेसेंस में स्किन चेंजेस के बारे में है। एडोलेसेंस ऐसी एज बच्चों में होती है जो 10 इयर्स ऑनवर्ड्स और टीन एजेस में होती है, जब उनके अंदर बॉडी में हार्मोन चेंजेस आ रहे होते हैं और हार्मोन्स की वजह से उनकी बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आ रहे होते हैं और एक चेंज स्किन के अंदर भी आ रहा होता है। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या चेंजेस होती हैं, उनसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है और बच्चों को अपनी स्किन केयर रूटीन कैसी रखनी चाहिए। इस चीज को डिस्कस करने के लिए आज मेरे साथ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमेरा रशीद मौजूद है। इनसे आज हम बात करेंगे। वेलकम डॉक्टर सुमेरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आपने टाइम दिया। और आज हमारा एक क्वेश्चन एडोलेसेंस गर्ल्स के बारे में और टीनेज गर्ल्स के बारे में है कि हार्मोन्स की वजह से जब उनमें चेंजेस आने लगती हैं तो उनकी स्किन में क्या चेंजेस आते हैं। डॉक्टर शुमाइला, असल में ये एक ऐसा चेंज है जिसमें बच्चे ट्रांजिशन फेज से गुजर के एडल्टहुड में एंटर हो रहे हैं और एट टाइम्स बच्चे खुद भी इसकी एक्सेप्टेंस मुश्किल होती है, क्योंकि ये रिलेटिवली रैपिड चेंज है, ज़रा तेज़ी से आती है कि वो खुद भी अपनी जिस्मानी और बहुत सारी चेंजेस को समझने के फेज से गुजर रहे होते हैं। तो ऐसा होता है कि कई दफ़ा उसको सही से टेकअप कर सकते हैं, कई दफ़ा नहीं कर सकते। इनमें से कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस होती हैं, कुछ बच्चे की डिसीजन मेकिंग भी चेंज हो रही होती है, कुछ उनकी अपनी आइडियोलॉजीज डिफरेंट हो रही होती हैं और इसी दौरान कुछ ऐसी चेंजेस जो बहुत अपेरेंट होती हैं। एक्चुअली जो बॉडी पे, जो स्किन पे चेंजेस आती हैं, ये सब के लिए नोटिसेबल होती है। ये जो अंदरूनी चेंजेस हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जिसमें साइकोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, बच्चों की मेंटल पावर डिफरेंट होती है, उनका परसेप्शन अबाउट द वर्ल्ड डिफरेंट हो रहा होता है और वो खुद अपने आप को डिफरेंट फील कर रहे होते हैं। ये प्रॉबेबली वो खुद ही उनको हिट कर रहा होता है, ऑल्दो फैमिली और नियर रिलेटिव इसको फील करते हैं। लेकिन ये जो बॉडी के चेंजेस हैं, ये ना सिर्फ घर में, बाहर, हर जगह पर, क्योंकि सबके नोटिस में आ रही है जी, तो ये ज़्यादा अपेरेंट होती है। जैसे आपने पूछा स्किन में, तो हम इनको मल्टीपल टाइप की चेंजेस कह सकते हैं, जिसको हम ब्रॉडली स्पीकिंग 1 2 3 करके अगर काउंट करें तो ये सबसे पहले तो बहुत सारा स्किन का हिस्सा ऑयली हो जाता है। फॉर एग्जांपल फेस ऑयली, जो कि अपेरेंट होता है, ऑल्दो बाकी के बॉडी के बाकी एरियाज भी ऑयली होते हैं। ये इनको हम थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि ऑयल ग्लैंड जहाँ जहाँ स्प्रेड होते हैं वहाँ पर भी प्रॉब्लम ज़रा ज़्यादा आती है। दूसरा ये कि जब ये ऑयल ज़रा ज़्यादा होता है तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इशू जिसको हम एक्ने कहते हैं, वो उससे उनको वास्ता पड़ जाता है। हेयर बॉडी के डिफरेंट एरियाज में प्रॉबेबली दे आर अनवांटेड एरियाज, उनके लिए उनके हेयर ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है, बॉडी की स्पेसिफिक स्मेल आने लगती है। यानी बच्चे, वो छोटे बच्चे नहीं हैं जिनकी बड़ी स्वीट सी स्मेल है, जिनको आप वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है और वो इतनी प्लेजेंट स्मेल भी नहीं होती। उसके कुछ रीजंस हैं और इससे एम्बैरेसमेंट बच्चों की बढ़ जाती है। उनके इर्द गिर्द के लोग तरह तरह की नसीहतें करने शुरू हो जाते हैं उनको, और उनको इस तरह से डील करते हैं कि वो शायद उनके लिए भी मुश्किल होता है इसको रैपिडली अडैप्ट करना। तो आई थिंक यही वो मेजर चेंजेस हैं जिससे बच्चे इनकाउंटर करते हैं जब इस एज में। तो बेसिकली जो हार्मोन्स की चेंजेस बच्चों में देखने में आई है, उसमें ऑयली स्किन, उसकी वजह से पिंपल्स, एक्नी, हेयर ग्रोथ स्पेसिफिक प्राइवेट पार्ट्स में, अंडर आर्म्स इधर शुरू हो जाती है, और एक आपने का बॉडी पोर्ट है। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि ऑयली स्किन हर एक की बच्चियों की होती है या कुछ की ज्यादा कुछ की कम, और उसके लिए उनको क्या ख्याल रखना चाहिए। जी, हर एक के अंदर हमारी ना बॉडी के कुछ ऑयल ग्लैंड्स, ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होते हैं, उनको हम सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं। ये बॉडी के फेस के ऊपर, स्कैल्प के ऊपर, अपर एरिया यानी चेस्ट और बैक के ऊपर मैक्सिमम होते हैं। जो भी प्यूबर्टी आती है तो ब्रेन से कुछ ऐसी सिग्नलिंग, आप समझो कि अल्लाह ताला ने एक क्लॉक लगाया हुआ है, वो क्लॉक एकदम से ऑन हो जाता है उस टाइम पे, जबकि इन हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। और ये एज ज़रा सी डिफरेंट हो सकती है, बिकॉज हम बॉयज़ के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे। बॉयज़ में ये वाली एज है, ये सिग्नलिंग ज़रा लेटर आनी शुरू होती है, गर्ल्स में, बेटियों में और गर्ल्स में ज़रा नहीं आनी शुरू होती है। तो ये सिग्नलिंग जैसे ही ऑन होती है ना, तो एक कैस्केड से ब्रेन कुछ हार्मोन्स से लीक करता है। ये हार्मोन्स कुछ और आगे
जेंडर स्पेसिफिकली सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, जो कि फीमेल्स में पर्टिकुलरली ईस्ट्रोजन। ये ईस्ट्रोजन के काम काफ़ी सारे होते हैं। वो इन सेबेशियस ग्लैंड के साथ दो काम करता है। नंबर वन, इन ऑयल ग्लैंड का साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, और नंबर दो, इनका अमाउंट ऑफ सेक्रेशन जो ये करते हैं वो इंक्रीज हो जाती है। ये दोनों काम अल्टीमेटली स्किन को ऑयली करना शुरू कर देते हैं। ये ऑयल बालों में से भी सेक्रीट होता है, यानी बच्चियाँ ये फील करती हैं कि उससे पहले ये शैम्पू करती थी और कई दिन बाल ड्राई और बड़े प्रेजेंटेबल रहते थे, और वो स्टिकी से होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनके में सॉइल सेक्रेशन हो रही होती है। बच्चे कहते हैं हमने तेल लगाया ही नहीं, तेल तो खुद ही निकल आया है। इसी तरह फेस के ऊपर से भी ऑयल होना शुरू हो जाता है। अब रीज़न तो इसकी ये है, ये किसी में कम या किसी में ज़्यादा हो सकता है। ये फिजियोलॉजिकली, ये नॉर्मल बात है, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है कि बिल्कुल ऐसे जिस तरह एज स्पर्ट किसी का, हाइट स्पर्ट किसी का कम या किसी का ज़्यादा हो सकता है। कुछ ज़रा टॉल हाइट पे जाएंगे, कुछ ज़रा उससे कम पे। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके दिमाग में होते हैं, लाइक जेनेटिक होता है, बच्चे की फूड होती है एंड सो ऑन। ये मैं समझाने की वजह से बात कर रही हूँ। इसी तरह ये ऑयल की सेक्रेशन डिफरेंट लोगों में, डिफरेंट बच्चों में डिफरेंट हो सकती है। किसी में ये बॉदरसम होती है बहुत ज़्यादा, किसी में नहीं होती। तो बट दिस इज नॉर्मल जी। तो जिनमें ज़रा कम हो वो उसको टैकल डाउन आसानी से कर सकते हैं, जिनमें ज़रा ज़्यादा हो उनको कुछ ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, जिसके सिलसिले में अगर आप चाहेंगे तो मैं बताऊंगी कि उनको क्या सिलसिले में करना चाहिए। क्या केयर करें जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है। अच्छा, ये ना बहुत सारी मिथ्स पे ना जाए जो हमारे सोसाइटी के अंदर रन कर रही हैं। बहुत ज़्यादा फटाफट एंटी बैक्टीरियल और इन सोप्स पर नहीं जाएं, बिकॉज इनके अंदर एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉशिंग शुड बी इंक्रीज्ड। आम सोप से ऑर्डिनरी माइल्ड सोप से, जिसके अंदर बहुत सारी कोई एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज ना हो, कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ना हो। टू बी स्पेसिफिक तो बहुत सारे सैलिसिलिक एसिड कंटेनिंग, बेंजोइल पेरोक्साइड कंटेनिंग, क्योंकि अब बच्चे पढ़ते हैं उनको और बहुत सारा कुछ पता होता है, और हमारे सोशल मीडिया से भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो अननेसेसरीली भी इसका यूज शुरू कर देते हैं। क्योंकि अगर आप बहुत मल्टीपल टाइम्स चीज़ों से फेस वॉश करते हैं तो ये कॉम्पैक्ट करती है, तो आप इरिटेशन शुरू कर देती हैं। फिर उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि जो मुझे एडवाइस किया गया मैं तो उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ, ये चल रही हूँ। द रीजन इज कि ओवर डूइंग ऑफ एनीथिंग इज नॉट राइट, नीदर द अंडर डूइंग। ना उसको कम करें ना ज़्यादा करें, दरमियान का रास्ता सबसे बेहतर रास्ता। फ्रीक्वेंट वॉशिंग माइल्ड सोप के साथ, और क्लीनिंग विद सम क्लीन क्लॉथ और टिश्यू पेपर, जिससे आप ऊपर वाला ऑयल जो है उसको एब्जॉर्ब करें। जी बस अगर हम दिन में कई दफ़ा मुंह धो लें और इस ऑयल को एब्जॉर्ब कर लें तो माइल्ड जो है ऑयल वो तो उसी से कंट्रोल होता है, तो ज़रूरत नहीं पड़ती उसको। हाँ, बस हाइजीनिक हैबिट ज़रा सी आपकी रीडिफाइंड हो जाती है कि आप पहले कम मुंह धो रहे थे, ज़रा ज़्यादा पानी लगाना पड़ता है उसमें। बाकी जिनकी इससे ज़्यादा होती है तो वो डिपेंड करता है कितनी ज़्यादा है। अगर तो वो आपको बहुत ऑयल या एक्ने की तरफ ले जा रही है तो फिर हमें इंटरवीन करना है, यानी कि डॉक्टर ने। ठीक, डॉक्टर सुमेरा, मेरा नेक्स्ट सवाल पिंपल्स के बारे में है कि बच्चों को बड़ी परेशानी होती है जब उनके चेहरे में पिंपल्स होते हैं या एक्नी होती है। तो पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगी, पिंपल और एक्नी एक ही चीज होती है या कि दो फर्क चीजें, और अगर किसी को ये हो तो उनको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और कौन से घर में मेजर्स जो उनको अवॉइड करने चाहिए ताकि ये खराब ना हो। डॉक्टर शमाइला, ये तो खुद ही इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मुझे लगता है इस पर ही बहुत सारी डिटेल डिस्कशन हो सकती है। पिंपल इज़ अ लेमैन टर्मिनोलॉजी, ये वही चीज़ है जिसको आम ज़बान में आम लोग पिंपल्स के नाम से जानते हैं, और ये एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी या डॉक्टरी की ज़बान में हम इसको एक्नी कहते हैं। अच्छा, ठीक है। एक्नी का मतलब सिर्फ पस वाले दाने नहीं होता, ये हम एक्नी को 3 जगह कैटेगराइज करते हैं एज ए डॉक्टर। हम इसको कहते हैं माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। जो माइल्ड है वो स्किन कलर के छोटे छोटे बम्प्स नमूदार होना शुरू हो जाते हैं बिल्कुल इसी वक्त पे जबकि उनके ऑयल ग्लैंड्स एक्टिव हुए हैं बच्चों के, उनकी हाइजीनिक हैबिट्स थोड़ी सी वैसी अप टू द मार्क नहीं हो रही, और जो हमारी बॉडी के ऊपर वो जो पोर्स हैं उनके अंदर से ऑयल बाहर निकलने की कोशिश में है, और वो चूँकि एक्सेसिव हैं और वो क्लीन नहीं हो रहे तो वो वहाँ पर क्लॉग होने की कोशिश करते हैं, जो कि इस पोर को बंद करते हैं
और चेरी ऑन द टॉप हमारी बॉडी के ऊपर एक बैक्टीरिया जिनको हम नॉर्मल कमेंसेस कहते हैं जो रूटीन में रहता है, जिसका नाम प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्नीज होता है। बच्चे इसको पी एक्नीज के नाम से जानते हैं क्योंकि पूरी लिटरेचर में ये इसी नाम से है। ये हमारी बॉडी के ऊपर नॉर्मल रहने वाला बैक्टीरिया, पहले तो ये समझ लिया जाए कि ये एक्चुअली हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है। लेकिन जब ऑयल ज़्यादा हो जाए तो ये भी उसके साथ मिलकर कुछ पिंपल्स को, कुछ दानों को, एक्नी के उन दानों को जो छोटे छोटे बम्स थे उनको इन्फेक्ट कर देगा और उसमें पस पड़ जाएगी। ठीक। उसमें वो रेशा पड़ेगा जिसको जो नजर आना शुरू हो जाएगा, जिसको लोग एक्नी कहते हैं। एक्नी तो उससे पहले ही शुरू हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें मिल के ना उसकी सिवियरिटी पे फर्क डालती हैं। फॉर एग्जांपल ये छोटे दानों से शुरू होकर, रेशे वाले दानों से शुरू होकर, अगर हम इसको इलाज ना करें तो फिर ये सीवियर फॉर्म है जिसमें सिस्ट्स और बहुत बड़े बड़े फोड़े नुमा दाने बन सकते हैं। पेशेंट अनवेल हो सकता है और इसकी लिमिट आगे आगे जाती जाती है क्योंकि ये एक डिजीज़ है और इसको डिजीज़ की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। ठीक है। एक तो कि जब किसी की बहुत ज़्यादा एक्नी हो तो वो डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन में उनको लेनी चाहिए ताकि अकॉर्डिंगली ट्रीट कर सकें। हाँ जी। दूसरे अक्सर बच्चियों में ये देखने में आया है, हैबिट हो जाती है कि पिंपल आता है तो उसको छील देते हैं ताकि वो सप्रेस हो जाए, ठीक हो जाए, नजर ना आए। हाँ। तो ऐसा करना चाहिए? ठीक करना चाहिए। बात ये है कि हमारे यहाँ ना बहुत सारी मिथ्स हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो इस बारे में डिस्करेजमेंट है बच्चों की कि एक्नी को ट्रीट कराया जाए कि नहीं कराया जाए, क्योंकि सब लोग कहते हैं सोसाइटी ये तो नॉर्मल है, इसे नॉर्मल भी है, ये तो जवानी के दाने खुद ही ठीक हो जाए। अच्छा। ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि जवानी के दाने, क्योंकि प्यूबर्टी हम कहते हैं उसको है जिसके अंदर एडोलेसेंट एज में बंदा आ जाता है। लेकिन इसको हमने इसलिए प्रिवेंट करना है और ट्रीट भी करना है ताकि इसके जो आफ्टर मैथ्स हैं, जो इसके रिजल्ट्स हैं, हम उनसे स्किन को बचा सकें। जैसे कि निशान या स्कारिंग ना हो। हाँ जी, जैसा कि निशान जो कि परमानेंट हो सकते हैं, जैसा कि खड्डे हो सकते हैं, जैसा कि जिसको हम स्कार कहते हैं, ये अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो ये पड़ने ही पड़ने होते हैं। तो अगर हम इसको टाइमली देख लेंगे तो हम इस सारी कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड कर सकते हैं, इसलिए इसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। अब जहाँ तक आपने बात की कि उनको छेड़ने का मतलब ये कि निशान पढ़ने को आप इनवाइट करें खुद के, अगर नहीं पढ़ रहे तो ज़रूर पढ़ जाए, ज़रूर पढ़ें। तो इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए। इसको रादर अगर ये आपको बॉदर कर रहे हैं, अगर आप समझते हैं इस लेवल का है कि आप कि इन मेजर से जिसमें फ्रीक्वेंट वॉशिंग है और अपने आप को क्लीन रखना है और एक नॉर्मल मॉइस्चराइज़र का यूज़ है, उससे सेटल डाउन नहीं हो रहे तो फिर आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाना चाहिए। और इसको इस तरह नहीं समझें डॉक्टर मायरा कि कोई बहुत बड़ी दवाई दे दी जाएगी और बच्चों को एंटीबायोटिक पे नहीं डालना चाहिए। वो समझदार है, हम सबसे पहले सिर्फ लगाने वाली दवाई से इसका आगाज़ करते हैं। ठीक है। अगर ये माइल्डर लेवल की एक्नी है तो उसी से ठीक हो जाती है। अगर ये उससे ज़्यादा है तो बहुत थोड़ी सी मेडिकेशन दी जाती है, लेकिन बात ये है कि यू हैव टू बी पेशेंट फॉर दैट। ठीक है। बिकॉज ये जिस टाइम के ऊपर ये सारा चेंज आ रहा है उतना वक्त हमने उसको कंट्रोल जोन देना है, उसके बाद वो कंट्रोल हो जाएगी। तो जो एक्नी की ट्रीटमेंट है वो थोड़ी सी दवाई प्रोलॉन्ग टाइम के लिए देना इज़ अ बेटर ऑप्शन एज कम्पेयर टू बहुत सी दवाई और थोड़े से टाइम के लिए देना। सही। तो इसलिए आप डॉक्टर पे यकीन करके गुड कंप्लाइंट पेशेंट बनना चाहिए। एक्नी बहुत अच्छे से, दिस इज़ अ डिजीज़, जैसा कि एज ए सेड अर्लियर, मैंने पहले कहा कि इसको बीमारी की तरह लें तो ये बीमारी कंट्रोलेबल है पहले तो ठीक हो जाएंगे बच्चे अगर उनका सही से इलाज कराया। थैंक यू डॉक्टर सुमेरा। अब मेरा अगला डिस्कशन पॉइंट है हेयर ग्रोथ के बारे में। जैसे कि बात हुई एडोलेसेंस में हेयर ग्रोथ होती है उन एरियाज में जहाँ पहले नहीं थी, जैसे कि अंडर आर्म्स और अंडर लेग्स पे। तो जाहिर बात है हमारी बच्चियां भी चाहेंगी कि उनको रिमूव किया जाए, तो आप क्या ऑप्शंस सजेस्ट करती हैं इस एज ग्रुप में कि वो ये हेयर रिमूविंग ऑप्शंस क्या उनके पास होने चाहिए? डॉक्टर मायरा, जो हेयर रिमूवल है ये डेफिनेटली हमारी हाइजीन से भी इसका ताल्लुक है और सोशली भी और रिलीजियसली हर तरह से देखें तो दे नीड टू बी शेव्ड एंड क्लीन। शेव नॉट एज इन द शेविंग इज द ओनली ऑप्शन, मतलब इनको साफ करना है।
तो बात ये कि दुनिया भर में ना इसके दो तरीके हैं बालों को सफाई करने के। एक को हम कहते हैं डेपिलेटरी मेथड्स और एक को हम कहते हैं एपिलेटरी मेथड। जी। डेपिलेटरी मेथड वो सारे हैं जिनके अंदर टेम्परेरी हेयर रिमूवल होता है। फॉर एग्जांपल शेविंग, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, कटिंग, क्रीम्स। क्रीम्स का यूज़, डेपिलेटरी क्रीम जिनको कहते हैं उनका यूज़, पुलिंग। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड हमारे जो बड़े थे वो हेयर से पुल करते थे बाल, जो ट्वीज़र से जैसे कि ट्वीज आउट करना, ठीक। ये सारे डेपिलेटरी मेथड्स हैं। इवन इम्पॉर्टेंट बात आपको बताने की है कि जो लेज़र हेयर रिमूवल है एक्चुअली दैट इज़ अ डेपिलेटरी मेथड। यानी कि आप ये क्लेम नहीं किया जा सकता कि ये बाल जो हैं ये हमेशा के लिए परमानेंटली गायब हो जाएंगे। ये हो सकते हैं, इस पे मैं आप बात करती हूँ आपसे आगे, लेकिन इसको इस तरह लिया जाए कि इसके साथ बाल कंसिडरेबल रिडक्शन में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल 90% रिडक्शन, वो 10% भी हो सकती है कुछ पेशेंट के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, जो कि जिस पर हम आगे बात कर सकते हैं। जो दूसरा मेथड है जिसको हम एपिलेटरी मेथड कहते हैं, वो सिर्फ एक मेथड है जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है। अब बात ये कि इन एरियाज के अंदर जो कि हमारे अंडर आर्म्स और अंडर लेग्स के अंदर है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस इज नॉट एडवाइज। अच्छा, एडवाइस नहीं किया नहीं जाता। की जाती। अनवांटेड हेयर जो उन जगहों पे आते हैं, फॉर एग्जांपल चिन पर बाल किसी के आते हैं, या एक्सेसिव थिक हेयर ग्रोथ है प्रेजेंटेबल एरियाज पर अदर देन दोज एरिया, यानी कि अंडर आर्म्स और अंडर लेग्स के अलावा उनके ऊपर जितने कम बाल होते हैं, दूर दूर होते हैं और थिक होते हैं, तो सिर्फ इनको एपिलेटरी मेथड से रिमूव किया जा सकता है, क्योंकि उसके सेशंस होते हैं डिफरेंट, और हर सेशन में आपने हेयर की रूट को आहिस्ता 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 वीकन आउट करना होगा। जी। तो अगर वो गुच्छा होगा कोई बालों का, नियर होंगे, तो वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि उससे स्कारिंग होती है और इन्फ्लेमेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। उसके लिए लेज़र ही बेस्ट मेथड। लेजर भी बस। हाँ जी, बिल्कुल सही। आप ये बताना चाहेंगे कि शायद हमारे नाजरीन भी ये जानना चाहें कि छोटी बच्चियों को कितना अर्ली हम लेजर की ऑप्शन दे सकते हैं? आगे तो उनकी चॉइस है, पर कोई हार्म है कि टीनेजर में वो लेजर ट्रीटमेंट चूज कर सके फॉर हेयर रिमूवल? नहीं, कोई हार्म नहीं है। जब हम प्यूबर्टल स्पर्ट ने हेयर को थिक कर दिया, जब हार्मोन्स गुड इनफ हो गए कि उन्होंने पूरी ग्रोथ ले ली और बालों को मोटे हो गए वहाँ से, और आप यू नो इट कि ना सिर्फ जो पहले से बाल जिन एरियाज पे मौजूद है वो थिकन होते हैं इन हॉर्सेक्स हार्मोन्स के अंदर, बल्कि ये वाली न्यू ग्रोथ, ये न्यू ग्रोथ, तो और जेंटल एरिया के ऊपर बाल थिकर होते हैं एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एरियाज। जब ये थिक इनफ हो जाएं तो लेज़र में कोई हार्म बिल्कुल नहीं है। ये भी एक मिथ है बहुत बड़ी कि लेज़र इस वक्त नहीं कराना चाहिए, खुदा न खास्ता इससे लेटर लाइफ में कुछ होता है। ये बिल्कुल एविडेंस बेस्ड बातें नहीं है, क्योंकि लेज़र लाइट है ये बेसिकली स्किन से नीचे डेप्थ में जाती ही नहीं, तो ये बिल्कुल नहीं जा सकती है, ये कैपेबल ही नहीं है उससे ज़्यादा नीचे जाने की। ठीक है। तो वो जाती नहीं है, तो वो क्या सेकेंडरी बाद की चेंजेस को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। बिल्कुल सही। और दूसरी बात है कि जितना थिक और ब्लैक हेयर होता है डॉक्टर शमाइला, उतना ही गुड रिस्पॉन्डेंट टू लेज़र होता है। ठीक है, बिल्कुल सही। पब्लिक या आम लोग शायद ये सोचते होंगे कि बाल पतले पतले हैं तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जितना बाल काला होता है और जितना मोटा होता है उतना ही उसको लेज़र इफेक्टिव लेज़र इफेक्टिव है। बिल्कुल सही। एक और स्किन चेंज जिसका आपने जिक्र किया बच्चियों में, वो है बॉडी ओडर। जी, इसके बारे में कुछ बताएं कि उसको प्रिवेंट, कई दफा पब्लिक में, फ्रेंड्स में कई दफा इरिटेबल सा या अच्छा नहीं लगे, तो उसको बच्चों को क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए जिससे उनके ये ऑर्डर जो है जरा सप्रेस हो जाए? हाँ, क्योंकि ऑर्डर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं से एरा के अंदर, क्योंकि अभी स्वेट ग्लैंड्स ने और कुछ ग्लैंड्स ने अपनी जगह तो बना दी है। खास तौर पे जो अंडर आर्म्स पे और बॉडी के अंदर कुछ एपोक्राइन ग्लैंड्स कहलाते हैं, ये ऑर्डर उन्हीं की होती है, स्वेट के उनसे ज़्यादा ये वाला निकलता है, और जो बैक्टीरिया होते हैं वहाँ पर वो एक्चुअली वहाँ पे बैठ के पार्टी करना शुरू कर देते हैं, तो फिर इनकी ऑर्डर प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। इसीलिए इन एरियाज़ के ऊपर जो एंटी पर्सपायरेंट, जो डिओड्रेंट्स जो होते हैं जो यूज़ के लिए पब्लिक में आम है, उनके अंदर कुछ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो पहले तो जनरल मेजर्स लेने चाहिए, क्योंकि स्वेटिंग तो वहाँ पर होगी,
और उसकी ओडर को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि कोई एम्बेरसमेंट ना हो, बच्चा या गर्ल खुद भी अच्छा फील करे और दूसरों को भी कोई अनप्लेजेंट फीलिंग ना आए बैठ के, वो ये है कि फ्रीक्वेंट हाइजीन है। जी। वॉशिंग, बेडिंग, नहाना, इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा देनी चाहिए। ठीक है। अपने कपड़ों को चेंज करें उस वक्त, नए ड्राई क्लोथ्स पहने। मैं नहीं समझती कि वही किस्म के अंडर गारमेंट्स दोबारा पहनने चाहिए नहाने के बाद, क्योंकि वो भी कुछ ओडर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उन्होंने वहाँ से ली होती है। और अपने डेली चेंज होने चाहिए अंडरगारमेंट्स। जी, अंडर गारमेंट्स भी चेंज होने चाहिए। और दूसरी बात ये कि कुछ लूज क्लोथिंग करनी चाहिए, ढीले ढाले कपड़े पहने। जितनी टाइट क्लोथिंग करेंगे वो उतना ही टेम्परेचर के ज़्यादा होने की वजह से ये ओवर एक्टिव होंगे दोबारा। फिर एंटी परस्पायरेंट या डीओड्रेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करते हैं इसके ओडर को एक्सप्रेस करने में और एक नॉर्मल सोशल लाइफ गुजारने में। एक और क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मेरी अपनी नॉलेज के लिए भी, कि कई दफ़ा आप ये पार्लर्स पे जाते हैं तो आपको वो कमेंट करती हैं वहाँ की जो पार्लर की वर्किंग लेडीज हैं कि आपके चेहरे पे, आपके नाक पे ब्लैक हेड्स बहुत हैं, वाइट हेड्स बहुत हैं, तो फिर वो खुद ही फेशियल से उसको स्क्वीज आउट करते हैं। तो क्या ऐसा करना चाहिए? इसलिए नहीं करना चाहिए डॉक्टर शमाइला, क्योंकि दीज ब्लैक हेड्स एंड द वाइट हेड्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ एक्ने, जिसके बारे में हमने पहले बात की। इनके बनने के प्रोसेस को हम क्यों हॉल्ट ना करें और इनको टेम्परेरी मेथड से क्यों रिमूव करने की कोशिश करें? ठीक है। हम इनको, अगर तो ये बहुत कोई सुपरफिशियल छोटा सा प्लग है तो रिमूवल इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट मोडेलिटी। ट्रीटमेंट में भी आप इसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने रूटीन में, ये आपका एक प्रोसेस है जो ऑन गोइंग फेशियल केयर के लिए ज़रूरी है कि आप हर दफ़ा इसको रिमूव कराएं। जी। ऐसा होने से उनकी मज़ीद एनकरेजमेंट होती है बनने के लिए। अच्छा। ये वही बात है जिसको मैं कहूँगी कि हमने इसके बनने के प्रोसेस को रोकना है, ताकि अगर हम इसको रिमूव करते हैं एक दफ़ा तो पोर्स का साइज छोटा रहे, श्रिंक हो, और चूंकि बन नहीं रहा होगा तो बार बार क्लॉग होने से और इसको बार बार एक्यूमुलेट होने से बचाया जा सकता है। तो मुझे समझ ये आई कि आप ये कह रहे हैं कि इसकी ट्रीटमेंट, जिनको ब्लैक हेड्स फ्रीक्वेंट हैं, तो वो डर्मेटोलॉजिस्ट से उसकी ट्रीटमेंट करानी चाहिए, इंस्टेड के पार्लर से जाके आप फेशियल के दौरान उसको रिमूव करवाएं। मैं इसमें वजाहत ये करना चाहती हूँ कि कभी आपने एक दफ़ा ऐसा करा लिया तो इसमें कोई मजाक नहीं है, लेकिन दिस शुड नॉट बी रूटीन प्रोसेस कि आप महीने में हर दफ़ा जाएं, फिर क्लॉग कर लें उनको, फिर रिमूव कराएं। अच्छा। क्योंकि अल्टीमेटली आप इस तरह से उनको बढ़ोतरी दे रहे हैं, आप उनको प्रोवोक कर रहे हैं कि वो कभी ख़त्म ना हो और बार बार बनते रहें। इस तरह से पोर्स का साइज बड़ा हो जाता है और आप मजबूर हो जाते हैं कि आपको हर वक्त उसको कराना होता है, और स्किन ना एबनॉर्मल टेक्सचर देना शुरू कर देती है, क्योंकि जगह जगह पोर्स खुले हुए होते हैं तो वो स्मूथ नहीं लगती आपको। ठीक। तो हमें इसका इलाज उसके साथ कराना चाहिए, वंस इन अ ब्लू मून, इनफ्रीक्वेंटली कराने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन दिस शुड नॉट बी अ रूटीन प्रोसेस। आखिर में मेरा आपसे सिर्फ ये सवाल है कि आप बच्चों को क्या रिकमेंड करेंगे कि उनकी डेली रूटीन स्किन केयर क्या होनी चाहिए? जी, उनको एम्ब्रेस करना चाहिए सारी चेंज को जो भी आई है उनके अंदर। ये अभी चेंजिंग फेज है, इसके अंदर वो सेटल डाउन हो जाएंगी जल्दी, सूनर इंशाल्लाह ताला, एंड एवरीथिंग विल बी ओके। इसलिए पहले तो तसल्ली रखें, क्योंकि ये चेंज हुआ है जिसको हर कोई फेस कर रहा है इस एज ग्रुप के आसपास, हर कोई ज़्यादा या कम इसके अंदर से गुजर रहा है। अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, लोगों के मशवरे से, किसी के कहे से मुख्तलिफ मेडिसिन को अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये आपको काउंटर एक्ट कर सकती हैं। जल्दी जल्दी डिफरेंट एंटीबैक्टीरियल, एस्ट्रिंजेंट्स, क्लींजर पर शिफ्ट ना हों किसी इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास हर महीने जाना होगा। आप उसको अपनी बॉडी टाइप चेक करा के, अपने आप को दिखा के सिर्फ एक दफ़ा एडवाइस ले सकते हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल वेरिएशन डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकती है, ये एडवाइस भी डिफरेंट हो सकती है। अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, डिओड्रेंट्स इस्तेमाल करें। अगर आपको ब्रेकआउट्स हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्नी, तो उस वक्त से पहले, जबकि वो आपको स्कारिंग क्रिएट करना शुरू कर दें, आप उसके ट्रीटमेंट के लिए चले जाएं। उससे पहले आप नॉर्मल सोप से अपनी हाइजीन बरकरार रखें, और जैसे मैंने कहा पहले डिओड्रेंट का इस्तेमाल करें, अपने
एरियाज़ को जहाँ पर अनवांटेड हेयर हैं उसका आपकी चॉइस है। आप अपने बड़ों की मदद से चूज़ कर लें कि आपने क्या मेथड यूज़ करना है। जो चीज़ें एडवांस हो रही हैं इसी तरह से हमारी ये वाली भी प्रेफरेंसेस चेंज हो रही हैं। आप अगर वैक्सिंग पर या डेपिलेटरी मेथड पर आना चाहते हैं तो ठीक है, कुछ वक्त के लिए इस पर आएँ। जैसे ही वो थिक इनफ बाल हो जाए तो लेज़र कराने में भी जो भी अफोर्ड कर सकता है इसको, और अब आहिस्ता आहिस्ता अफोर्डेबिलिटी में आते जा रहा है ये सारा चीज़ें। वेरी कॉमन प्रैक्टिस हो गई तो वाकई अफोर्डेबल हो गया। तो इन सारे को आप लेज़र के साथ बहुत लंबे टाइम के लिए बालों की ग्रोथ को अरेस्ट कर सकते हैं आप, और अल्टीमेटली उनको बहुत हद तक कम कर सकते हैं। इसके अगर हम इसको ज़ीरो भी करना चाहें इन एडवांस इन एरियाज़ के ऊपर लाइक अंडर आर्म्स और अंडर लेग्स, तो हम इसको कर सकते हैं। ज़रा से सेशन ज़्यादा होते हैं उसके, लेकिन चूंकि इसका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि आप मुझे ऐसे लगता है कि आप पसीने से बचते हैं, उसकी ओडर से बचते हैं, बिकॉज ऑफ ऑल दैट स्वेट जो उन बालों में क्लॉग हो जाता है। और जो आप बच्चे अगर मसरूफ़ हैं आजकल, उनको भी ज़िंदगी के बहुत से चैलेंजेस हैं और वो फ्रीक्वेंटली इसको नहीं कर सकते, तो लेज़र कराने से इनकी ग्रोथ इतनी अरेस्ट हो सकती है कि उनको कई कई महीनों तक और प्रॉबेबली आहिस्ता आहिस्ता सालों के नज़दीक भी शायद इसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बाल इतने थिन आउट हो जाते हैं, इतने इनफ्रीक्वेंट हो जाते हैं कि वो इसको बहुत इजीली हैंडल करते हैं। एक और आपसे टिप्स पूछनी थी कि हमारी बच्चियां जो ये स्कूल गोइंग एज है या कॉलेज गोइंग या यूनिवर्सिटी गोइंग एज है, डेली आप फेस की स्किन के लिए क्या उनको मशवरा देंगे? जैसे कि सन एक्सपोजर भी हो जाता है, कि वो डेली रूटीन में सुबह क्या यूज करें अपनी फेस के लिए? सुबह उठकर उनको फेस वॉश करना चाहिए पहले। ये मैं क्लींजर से वॉश करने का नहीं कह रही, मैं प्लेन ऑर्डिनरी माइल्ड सोप से वॉश करने का कह रही हूँ। अपनी सीबम को जो ओवरनाइट काफ़ी सारी आ चुकी होती है, बॉडी के बहुत सारे फेस के एरियाज ऑयली हो चुके होते हैं, उनको इससे क्लीन करें, मॉप करें, और हल्का सा मॉइस्चराइज़र। बाय द वे मॉइस्चराइज़र ऑयली स्किन को भी ज़रूरत हो सकती है, वो ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर्स होते हैं, मिलते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि जिसकी स्किन ऑयली होगी वो मॉइस्चराइज कभी नहीं करेगा, क्योंकि फेस के भी डिफरेंट जोन्स होते हैं जिनके अंदर किसी में ऑयल ज़्यादा और किसी में कम होता है। वो ये माइल्ड मॉइस्चराइज़र फेस के ऊपर लगाएं, और उसके बाद बाहर निकलने से पहले सन ब्लॉक का इस्तेमाल वो है जो मैं एज ए डॉक्टर आपको मशवरा दूंगी कि बच्चों को भी समझाएं। अगर हमने स्किन की केयर करनी है तो सन ब्लॉक जो कि फेस के ऊपर सिर्फ लगाना धूप के और रोशनी में बाहर निकलने से पहले ज़रूरी होता है, क्योंकि सन की रेज बहुत बेनिफिशियल भी हैं, हमें विटामिन डी देती हैं और भी बहुत सारे फायदे हैं इनके, लेकिन इसके साथ थोड़े से स्किन के अंदर मसाइल भी पैदा करती हैं, जिनमें बच्चों की पिगमेंट्री या टैनिंग टेंडेंसी हो सकती है, जिनमें रफनेस ऑफ द स्किन हो सकती है, और एडल्टहुड के अंदर ज़रा अर्ली प्री मैच्योर एजिंग भी हो सकती है। तो अगर ये हैबिट हो जाए कि नॉन ग्रीसी काइंड ऑफ सन ब्लॉक को एब्जॉर्ब कर लें, अंदर जाने से 10 मिनट पहले लगा लें, तो ये उनकी इनफ स्किन केयर रूटीन है। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जब शाम को अपनी वर्क प्लेस से स्कूल से वापस आएँ तो जैसे मैंने कहा फेस को वॉश कर लिया करें, और उसके बाद अगर उनको ज़रूरत है तो तब भी मॉइस्चराइज़ कर लें, वरना बार बार एस्ट्रिंजेंट्स का क्लींजर का यूज़ ये एक्ने प्रोन स्किन को इरिटेट करता है। थैंक यू डॉक्टर सुमेरा, आपने वक्त निकाला और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एडोलेसेंस और टीनेज स्किन चेंजेस और उनकी केयर के बारे में आपने हमें बताया। थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का, इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने का, और मुझे सबसे इंटरेक्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, शुक्रिया।